हेलो, मैं राकेश कुमार। एक दर्पण क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक अपने प्लांट पैथोलॉजी का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ लिया था। जैसे प्लांट पैथोलॉजी की 3 ब्रांचेस थी, मेनली माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी। तो अब हम प्लांट पैथोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अपने प्लांट बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक है कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया को देखा किसने था, तो वो साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था 1683 में। डेंटल प्लेग नाम की डिजीज़ थी उसमें। उसके बाद में रॉबर्ट कोच आए, जिन्होंने डिटेल्ड स्टडी की बैक्टीरिया पर। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन में डिजीज होती है एंथ्रेक्स डिजीज, उसके बारे में बताया। एनिमल्स में होती है एंथ्रेक्स डिजीज ऑफ, इन्होंने बताया कि एंथ्रेक्स डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है सबसे पहले, और उसको नाम दिया बैसिलस एंथ्रेसिस। और इसकी जो इन्होंने एटियोलॉजी है, जो पूरे डिजीज साइकिल है कि कैसे डिजीज काज होती है, उसके बारे में बताया। और इन्होंने कोच पोस्टुलेट भी दी थी, जो कि एक डिजीज के मतलब डेवलप होने के लिए जो पूरे मतलब 4 स्टेप हैं, इन्होंने उसके बारे में बताया। तो जो आज भी पैथोजेनिसिटी चेक करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो पहला इनको स्टेप था वो था एसोसिएशन। इसका मतलब है कि कोई भी डिजीज को कोज होने के लिए, कोई भी डिजीज को होने के लिए एक पैथोजन का होस्ट के साथ में एसोसिएशन होना चाहिए। कि कोई भी, जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट में जैसे कोई भी सिम्टम आ रहा है, जैसे स्पॉट है, तो इसका मतलब है कि जो पैथोजन का प्लांट के साथ में एसोसिएशन होना चाहिए, सिम्टम प्रोड्यूस होने चाहिए। दूसरा इनका था आइसोलेशन, कि जो डिजीज का पत्ती या फिर प्लांट के साथ में एसोसिएशन है, उसको अपने सक्सेसफुली लैब कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, अपने ग्रो किया जाना चाहिए। वो उसका मतलब प्योर कल्चर अपने पास होना चाहिए कि उसको आइसोलेट इजीली किया जा सके। उसके बाद में इनका जो तीसरा स्टेप था वो था इनोकुलेशन, कि जो अपने लैब कंडीशन में पैथोजन को आइसोलेट किया है, उसको अगर अपने किसी हेल्दी प्लांट पे इंट्रोड्यूस करें तो सेम टू सेम जो एसोसिएशन के टाइम जो सिम्टम दिख रहे थे, वो सेम टू सेम सिम्टम अपने को इसमें भी वापस शो हो इनोकुलेट करने पे। हेल्दी प्लांट पे इनोकुलेट करेंगे तो सेम टू सेम वैसे सिम्टम शो होने चाहिए। और चौथा जो स्टेप था वो था रीआइसोलेशन, कि अपने जो करवाया था इनोकुलेशन, जिस हेल्दी प्लांट पे अपने डिजीज बनाया था जिसको, इससे अगर अपने वापस एक बार आइसोलेशन करें तो सेम टू सेम जो अपने पहले प्योर कल्चर प्राप्त हुआ था वैसे का वैसा प्योर कल्चर पैथोजन का अपने पास होना चाहिए। तो ये था री आइसोलेशन। तो ये जो चौथा स्टेप है ये दिया था E.F. स्मिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो 4th स्टेप ऑफ कोच पोस्टुलेट है वो किसने दिया था, वो दिया था E.F. स्मिथ ने। वो तो बात हुई थी अपने फर्स्ट ह्यूमन डिजीज की, या फिर जो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है वो तो उसकी बात हुई थी। अब अपने अगर प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज कौन सी थी? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, जो इर्मीनिया एमाइलोवेरा से होती है, और उसके बारे में बताया था टीजे बुरिल नाम के साइंटिस्ट थे 1878 में। तो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज तो होगी एंथ्रेक्स डिजीज, और फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो वो है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। अब एक साइंटिस्ट थे MS वोरोनिन। इन्होंने सबसे पहले जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो रूट नोड्यूल बैक्टीरिया होते हैं, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ों के साथ संबंध बना के रहते हैं, उनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? MS वोरोनिन ने बताया था, एसोसिएशन ऑफ रूट नोड्यूल बैक्टीरिया विद लेग्यूम प्लांट्स। अब DW डाई नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बैक्टीरिया में जो पैथोवार टर्म का इस्तेमाल होता है उसको सबसे पहले दिया था 1980 में। अब पैथोवार टर्म होती क्या है? जैसे कि बैक्टीरिया का नाम होता है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, जेंथोमोनास
एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई। तो इसमें जो ये पैथोवार टर्म है ये दी थी डाइन ने बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए, और जो राइजोस्फीयर टर्म है वो दी थी हिल्टनर नाम के साइंटिस्ट थे 1904 में। राइजोस्फीयर होता है जैसे कोई भी प्लांट है उसका रूट जोन हो गया, तो इस रूट का जो बाहरी एरिया है, जो रूट के आसपास का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर। अब अपने बात करते हैं माइकोलॉजी की हिस्ट्री की। माइकोलॉजी में सबसे पहले साइंटिस्ट थे पीए माइकेली, जिन्होंने फंगस की सबसे पहले स्टडी की और उसकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था, और इनके द्वारा इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए माइकेली। और उनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम है नोवा प्लांटेरम जेनेरा। नोवा प्लांटेरम जेनेरा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नोवा प्लांटेरम जेनेरा बुक किसके द्वारा लिखी गई थी और फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है। अब प्लांट डिजीजेज का पहली बार जो केमिकल कंट्रोल है जो फंजीसाइड वगैरह से करते हैं उसके बारे में सबसे पहले बताया था या फिर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था प्रीवोस्ट ने 1807 में। ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो पोटैटो फेमाइन है इसके कारण एक अकाल पड़ा था आयरलैंड में, आयरिश फेमाइन है। इसमें से क्वेश्चन पैथोलॉजी के एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये डिजीज आई कब थी या आयरिश फेमाइन आया कब था। 1845 में आयरलैंड में आया था जिसके कारण 1 लाख लोगों की डेथ हुई थी और 1 मिलियन लोगों की, लगभग 10 लाख लोगों की डेथ हो गई थी और 15 लाख के लोग आसपास में माइग्रेट कर गए थे। और हुई किससे थी? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। तो इसमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, डिजीज़ का नाम, ईयर और कॉजल एजेंट। अब इसमें फक्कल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक ग्रुप क्रिएट किया था फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई। इसमें इन्होंने उन फंजाई को रखा था जिनकी अभी तक परफेक्ट स्टेज या फिर सेक्सुअल स्टेज की डिस्कवरी नहीं हुई है। इसको उन्होंने डस्टबिन ग्रुप भी बोला था, डस्टबिन ग्रुप भी बोला जाता है। और एक इसका नाम है, इसको ड्यूटेरोमाइकोटा में रखा जाता है, ड्यूटेरोमाइकोटा। तो उनमें केवल उन्हीं फंगस को रखा जाता है जिनकी अभी तक सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर नहीं की गई है, ओनली एसेक्सुअल स्टेज के बारे में पता है। इसलिए इनको जिनकी परफेक्ट स्टेज पता नहीं है, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई नाम दिया था। और ये जो ग्रुप क्रिएट किया गया था वो इन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। अब एक वालकर नाम के साइंटिस्ट थे, जेसी वालकर, जिन्होंने बताया कि 2 प्रकार के ओनियन होते हैं, एक तो वाइट कलर्ड ओनियन है, एक रेड कलर्ड ओनियन है। तो इन्होंने बताया कि जो एक डिजीज़ होती थी अपने समझ डिजीज़ होती थी जो कोलेटोट्राइकम सिरसिनेंस से होती है, ये कलर्ड ओनियन है, उनमें तो कलर्ड ओनियन थे वो तो इस डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंस थे, और जो वाइट कलर्ड ओनियन है उनमें ये डिजीज़ आती थी। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो रेजिस्टेंस है कलर्ड ओनियन में वो इनके कारण आती है, फिनोल, कैटेकोल और प्रोटोकैटेचुइक एसिड के कारण। ये क्वेश्चन पैथोलॉजी में बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड है उनकी डिस्कवरी किसने की थी और फंजीसाइड का नाम। तो फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड है वो था कार्बोक्सिन, और इसको ऑक्जीथिन भी बोलते हैं और इसको विटावेक्स भी बोलते हैं। तो इसकी डिस्कवरी की थी वॉन शेल्मिंग एंड कुल्का ने 1966 में। और कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट में काम आता है? स्मट डिजीज़ की। स्मट डिजीज़ है, जितनी भी स्मट डिजीज़ होती है प्लांट्स में उनके अगेंस्ट में कार्बोक्सिन का सीड ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। अब
प्लांट वायरोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे एडोल्फ मेयर। इन्होंने जो टीएमवी डिजीज है उसके बारे में सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया था। इन्होंने क्या किया कि उस टाइम टीएमवी से इन्फेक्टेड जो भी प्लांट थे उन्होंने जो है उनसे जो इन्फेक्टेड लीव्स है उनको इकट्ठा करके उनका एक जूस एक्सट्रैक्ट तैयार किया, जो लीफ का है जो जूस एक्सट्रैक्ट तैयार किया और उसको हेल्दी प्लांट है जो टोबैको को उन पे इनोकुलेट करवाया। तो सेम टू सेम ऐसे डिजीज सिम्टम उन हेल्दी प्लांट पे भी प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इन्होंने इसको नाम दिया मोज़ेक करण खेत। तो जो एडोल्फ मेयर ने जो टोबैको मोज़ेक का नाम डिजीज़ का जो नाम दिया था वो था मोज़ेक करण खेत। उसके बाद में आए इवानोवस्की। इन्होंने इस जो डिजीज़ काज करने वाला एजेंट है इसको इन्होंने माना कि ये एक बैक्टीरिया है, तब तक ये बता नहीं पाए कि ये एक वायरल डिजीज़ है। उसके बाद में इवानोवस्की आए थे 1892 में। इन्होंने क्या किया कि वो जो फिल्टर्ड जो जूस था एक्सट्रैक्ट था जिसको हेल्दी प्लांट पे इनोकुलेट कराया था इसको बैक्टीरिया रिटर्निंग फिल्टर से छाना था। तो इसमें इन्होंने उस जूस को अलग करके बैक्टीरिया रिटर्निंग फिल्टर से वापस हेल्दी प्लांट पे इंट्रोड्यूस करवाया। तो सेम टू सेम वैसे सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे थे। तो उन्होंने ये बात बता दी थी कि ये एक बैक्टीरिया नहीं है, पर ये वायरस के बारे में ये भी नहीं बता पाए। तो इनका तो काम था कि सबसे पहले इन्होंने टीएमवी पे काम किया और उसको मोज़ेक करण खेत नाम दिया। और इसने क्या जो अपने इवानोवस्की नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने बैक्टीरिया रिटर्निंग फिल्टर से जो जूस एक्सट्रैक्ट था उसको छाना था। और जो उसके बाद में आए बिजेरिंक, MW बिजेरिंक आए थे जिनको फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी। इन्होंने सबसे पहले इसको जो फिल्टर्ड जो पैथोजेनिक एजेंट था फिल्ट्रेबल जो बैक्टीरिया रिटर्निंग फिल्ट्रेबल से मतलब बैक्टीरिया रिटर्निंग जो फिल्टर है उनसे फिल्ट्रेबल होने वाला जो पैथोजेनिक एजेंट था उसको इन्होंने नाम दिया कंटाजियम विवम फ्लूइडम। और सबसे पहले तो ये नाम दिया। ये भी पूछा जाता है कि कंटाजियम विवम फ्लूइडम है जो टर्म किसने दी थी, तो वो दी थी MW बिजेरिंक ने। और फिर उन्होंने इसको नाम दिया वायरस। जो टर्म वायरस है जो वो भी MW बिजेरिंक के द्वारा दी गई थी। वायरस का सीधा सीधा मतलब वो तो इन्होंने बताया था जो टॉक्सिन, कि वायरस का मतलब होता है टॉक्सिन। अब थे दो साइंटिस्ट ट्वॉर्ट एंड डी हेरेले। ट्वॉर्ट एंड डी हेरेले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियल वायरसेज है उनके बारे में बताया था। बैक्टीरियल वायरसेज वो होते हैं ऐसे वायरसेज जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, बैक्टीरिया का लाइसिस करते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेग्स। तो सबसे पहले जो बैक्टीरियल वायरसेज के बारे में बताया था वो थे ट्वॉर्ट एंड डी हेरेले, इन्होंने बताया था। और जो अगर इसकी बात करें कि ऐसे आ जाए कि बैक्टीरिया फेग्स की बारे में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था तो दोनों साइंटिस्ट का नाम आता है। और अगर ट्रम का आ जाए कि ट्रम किसने दी थी बैक्टीरियो फेग तो डी हेरेले ने दी थी। और एक लोकल रीजन ऐसे हैं जो वायरस में जो जूस एक्सट्रैक्ट होता है उसमें जो वाइबल वायरस पार्टिकल है उनको काउंट करने के लिए एक लोकल रीजन ऐसे टीएमवी के लिए दिया गया था जो होल्म्स नाम के साइंटिस्ट थे 1927 में दिया था। अब एक साइंटिस्ट थे MC किन्नी, इन्होंने सबसे पहले क्रॉस प्रोटेक्शन बताया वायरसेज में। क्रॉस प्रोटेक्शन होता है जैसे कोई भी वायरस है जैसे टीएमवी है, इसके दो स्ट्रेन होते हैं, एक तो हो गया सीवियर स्ट्रेन, एक हो गया माइल्ड स्ट्रेन। तो प्लांट्स में क्या होता है कि अगर एक वायरसेस का स्ट्रेन आ जाए तो दूसरा अगर उसमें स्ट्रेन आता है तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता उस प्लांट पे। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो टीएमवी का जो माइल्ड स्ट्रेन है उससे प्लांट को इनोकुलेट करवा दिया, ये इसमें ग्रो कर गया।
उसके बाद में इन्होंने जो टीएमवी का जो ओरिजिनल जो डिजीज़ काज करने वाला जो सीवियर स्ट्रेन है उसको कोज करवाया, तो इसका कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसलिए ये जो क्रॉस प्रोटेक्शन जो टेक्निक है जो प्लांट्स को रेजिस्टेंट बनाने के लिए या कम नुकसान पहुंचाने के लिए, ये सबसे पहले दी थी एमसी किन्नी नाम के साइंटिस्ट थे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि क्रिस्टलाइजेशन और प्यूरिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस का किसने किया था? WM स्टानले नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने 1935 में क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरसेस का। वो वायरस कौन सा था? टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। अब आता है कि यहाँ तक तो इसमें वायरस के बारे में सिर्फ क्रिस्टलाइजिंग तक ही हुआ था। इसमें ये नहीं बता पाए थे कोई भी साइंटिस्ट कि इसमें RNA या फिर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो RNA और DNA दोनों होते हैं, वो भी इसमें पाया जाता है। तो बाउडेन एंड पायरी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि इसमें TMV में ये बताया था कि वायरसेज में स्मॉल अमाउंट में राइबोन्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। तो सबसे पहले RNA के बारे में, RNA का बताया था TMV में बाउडेन एंड पायरी ने। अब दो साइंटिस्ट आए थे, गिरर एंड स्क्राम, 1956 में। इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो तो डिजीज़ काज करने के में इन्फेक्शन का काम करता है। जो इन्फेक्टिव पार्टिकल होते हैं, जो इन्फेक्टिव होते हैं, न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्टिव होता है। और जो प्रोटीन कोट होती है, जैसे वायरस की अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें न्यूक्लिक एसिड में प्लस में प्रोटीन कोट होता है। जो न्यूक्लिक एसिड है वो तो इन्फेक्शन का काम करता है डिजीज़ में, और जो प्रोटीन कोट है वो वायरस के मल्टीप्लिकेशन में काम करता है। तो सबसे पहले इन्फेक्टिविटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो किसने बताया था? गिरर एंड स्क्राम ने। और प्रोटीन का काम बताया था इन्होंने कि जो वायरस के मल्टीप्लाई करने में या मल्टीप्लिकेशन में काम आता है वो होता है प्रोटीन। अब उन्होंने तो सिर्फ RNA के बारे में बताया था, जो बाउडेन एंड पायरी नाम के साइंटिस्ट थे। उसके बाद में आगे और डिस्कवरी होती गई। तो सबसे पहले शेफर्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1968 में बताया कि इसमें RNA के अलावा कुछ डिजीज में DNA भी पाया जाता है। तो सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड DNA के बारे में, कॉलीफ्लावर मोज़ेक नाम की डिजीज है उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA को डिस्कवर किया था शेफर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1968 में। उसके बाद में आए गुडमैन 1977 में। अगर वैसे बात करें तो या तो DNA होगा या फिर होगा RNA। प्लांट वायरसेज में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट होता है, तो यहाँ तो जो न्यूक्लिक एसिड है यहाँ तो वो DNA होगा या फिर RNA होगा। अब DNA में यहाँ तो वो ssDNA होगा, सिंगल स्ट्रैंड DNA, यहाँ होगा वो डबल स्ट्रैंड DNA। और RNA में भी यही है, यहाँ तो वो ssRNA होगा, यहाँ होगा dsRNA। तो सबसे पहले डबल स्ट्रैंड DNA के बारे में कॉलीफ्लावर मोज़ेक डिजीज में शेफर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। और जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA है उसके बारे में, जिसको जेमिनी वायरसेज बोलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड DNA जो वायरसेज होते हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है, उनको जेमिनी वायरसेज बोलते हैं। और सबसे पहले किसने बताया था ssDNA के बारे में? गुडमैन ने 1977 में। अब कैसनिस नाम के साइंटिस्ट थे, कैसनिस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया? सबसे पहले सैटेलाइट वायरसेस के बारे में बताया TNV में। TNV होता है टोबैको नेक्रोसिस वायरस, टोबैको नेक्रोसिस वायरस। अब सैटेलाइट वायरसेज और वायरसेज में इतना ही फ़र्क होता है कि सैटेलाइट वायरसेज है जो खुद अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। इनको रेप्लिकेशन करने के लिए किसी हेल्पर वायरस की ज़रूरत होती है। तो ये हेल्पर वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है उसको काम में लेके खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सैटेलाइट वायरसेज है, इनको एसोसिएटेड वायरस भी बोलते हैं। ये किसी न किसी हेल्पर वायरस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। जो पहली बार जो सैटेलाइट वायरस के बारे में बताया था वो
कैसेनिस नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था। और दो जो प्लांट जीन्स रेजिस्टेंट जीन होते हैं वायरसेस के प्रति, अभी तक दो जीन्स की डिस्कवरी हुई है, जिनमें एक तो है एन जीन और एक है आरएक्स जीन। तो एन जीन है वो तो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स दिखाता है टीएमवी में, और जो आरएक्स जीन है वो एक्सट्रीम रेजिस्टेंस शो करता है पोटैटो वायरस एक्स के प्रति। तो अगर इसमें इतना याद रख लेना कि जो प्लांट वायरसेस के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंट जीन है, एक तो एन जीन है और एक आरएक्स जीन है। अब जैसे प्लांट वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और माइकोलॉजी के अलावा तो अदर हिस्ट्री है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट बुक ऑन प्लांट पैथोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो थे साइंटिस्ट जे.जी. कुहन। इनका पूरा नाम है जे.जी. कुहन। ईयर क्या था? 1858 में सबसे पहले फर्स्ट बुक जो है प्लांट पैथोलॉजी पे वो लिखी गई थी, और उस बुक का नाम था द डिजीजेज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर काजेज एंड देयर कंट्रोल। ये उस बुक का नाम है। ब्रीफेल्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो मॉडर्न टेक्निक है जो उन इनोकुलेशन की और जो प्योर कल्चर में जो अपने बैक्टीरिया वगैरह प्राप्त करते हैं, जो जैसे अपने बैक्टीरिया हो गए, ये वायरस को नहीं कर सकते, बैक्टीरिया हो गए और फंगस हो गए, उनको अपने लैब कंडीशन में जो ग्रो करते हैं, उनकी जो मॉडर्न टेक्निक है उनके बारे में बताया था। ब्रीफेल्ड नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है पैथोलॉजी की हिस्ट्री में कि पीएमए मिलारडेट नाम के साइंटिस्ट थे, बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी किसने की थी? किसने ये की थी? पीएमए मिलारडेट नाम के साइंटिस्ट थे। और कौन सी डिजीज के अगेंस्ट में की थी? फ्रांस में एक डिजीज आई थी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। फ्रांस में एक डिजीज आई थी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। इसका कॉजल एजेंट है प्लाज्मोपारा विटिकोला। तो ये डिजीज आई थी फ्रांस में। तो इसके मैनेजमेंट के लिए जो पीएमए मिलारडेट थे, इन्होंने बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी की थी। और बोर्डेक्स मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें 5 भाग तो हो गए कॉपर सल्फेट, 5 भाग हो गए लाइम और 5 भाग हो गए वाटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1:10 कि ये इसी अनुपात में इसका रेशियो रहेगा। और इसमें जो कंपोजिशन है इसमें ये याद रखना कि कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर होता है। इसके अलावा 2 और भी मिक्सचर और एक पेस्ट है जो हुए थे, इसके भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जो बरगंडी मिक्सचर है, इसके बाद में ये भी तैयार किया गया था। वो ये बरगंडी मिक्सचर नाम दिया था, ये तैयार किया गया था मेसन नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1887 में किया। और इसमें ये कंपोजिशन रहता है कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, वाटर 5, 6 और 50 के रेशियो में। तो इसमें जो लाइम है इसको रिप्लेस कर दिया सोडियम कार्बोनेट से, इतना ही फर्क है बस। एक है बरगंडी पेस्ट, चौबाटिया पेस्ट। ये काम आता है जो भी अपने ये अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, इनकी ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं। तो जो ट्रेनिंग प्रूनिंग करने के बाद में जो ऊंट्स है जैसे खुले भाग रह जाते हैं काटने के बाद में, उन पे कोई डिजीज या किसी का अटैक ना हो, तो उससे बचाव के लिए इस पेस्ट को उसके ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे ये अपने कोई भी कटिंग की, तो जो ओपन भाग हो गया यहाँ से, जैसे ब्रांच को अपने काटा, तो इस पे चौबाटिया पेस्ट लगा देते हैं। और इसका कंपोजिशन होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट प्लस में रेड लेड प्लस में लिंसीड ऑयल। और ये आ गया इसका अनुपात 8:8:10। अब आता है कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस है जो किसके द्वारा दी गई थी और कौन सी डिजीज के अगेंस्ट में दी गई थी? तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस है जो H.H. फ्लोर नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फ्लेक्स रस्ट में दी थी। फ्लेक्स रस्ट होता है, इसका काजल एजेंट है मेलामस्पोरा लिन्नी। ये तो इसका काजल एजेंट आ गया। और ये एक ओटोसियस रस्ट है।
ऑटोसियस रस्ट का मतलब है कि ये अपना जो पूरा लाइफ साइकिल है एक ही प्लांट पे पूरा करती है, इसको किसी अल्टरनेट होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दी थी एच फ्लोर ने, फ्लेक्स रस्ट में दी थी, और इसका काजल एजेंट है मेलामस्पोरालिनी और ऑटोसियस रस्ट है ये। अब एक टियोडाइन नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने 1971 में वायरॉइड की डिस्कवरी की थी। कौन सी डिजीज़ में? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ में। वायरॉइड और वायरस में इतना ही फ़र्क है कि वायरॉइड में एक तो प्रोटीन कोट नहीं होगा, वायरस में होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस में प्रोटीन कोट, वायरस में और वायरॉइड में पाया जाता है ओनली SSRNA, सर्कुलर SSRNA विदाउट प्रोटीन कोट। अब आते हैं, एक तो होता है एमेलोज और एक होता है स्पाइरोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा। एमेलोज है जो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है, उनकी डिस्कवरी की थी डोई नाम के साइंटिस्ट थे 1967 में, और ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? प्लांट्स के फ्लोएम में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ऊपर की तरफ फ्लोएम होता है और अंदर जाइलम होता है, तो ये फ्लोएम पोर्शन है, इसमें एमेलोज प्रेजेंट रहते हैं। और ये एक दो एग्जांपल हैं इसके, ड्वार्फ मलबेरी, पोटैटो विचेस ब्रूम और एस्ट्रियलोज, ये जो है फाइटोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मा डिजीज के एग्जांपल हैं। पहले इनको एमेलोज बोलते थे और बाद में इनको फाइटोप्लाज्मा बोलने लगे। अब इसमें और आते तो ये बैक्टीरिया में है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइटोप्लाज्मा और जो फाइटोप्लाज्मा और जो स्पाइरोप्लाज्मा है वो किस में आते हैं? तो ये बैक्टीरिया में ही आते हैं, लेकिन मैं इनका एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, मॉलिक्यूल्स में रखे गए हैं इनको। इनमें फ़र्क इतना ही है कि इनमें वाल नहीं पाई जाती। जैसे बैक्टीरिया में तो सेल वाल प्रेजेंट होती है, इनमें वाल लेस होते हैं ये, और प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब है कि स्ट्रक्चर इनकी फिक्स नहीं होती, इनकी शेप चेंज होती रहती है, और ये फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। और इसी नाम के साइंटिस्ट थे 1967 में, इन्होंने बताया था कि जो एमेलोज हैं वो टेट्रासाइक्लिन से तो सेंसिटिव है और पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है। अब पेनिसिलिन है वो है जो सेल वाल पे अटैक करती है। जैसे बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट में अगर इसका यूज करेंगे तो उसको तो ये किल कर देगी, और इसके सेल वाल ऊपर प्रेजेंट ही नहीं होती, तो ये जो पेनिसिलिन के प्रति तो रेजिस्टेंस दिखाएगा एमेलोज, और टेट्रासाइक्लिन के प्रति सेंसिटिव होता है ये। अब बात करते हैं स्पाइरोप्लाज्मा की। स्पाइरोप्लाज्मा की डिस्कवरी की थी डेविस एंड ऑर्ली नाम के साइंटिस्ट थे, और इसकी बात करें तो इसमें भी वाल प्रेजेंट नहीं होती, ये भी वाल लेस होता है। लेकिन स्पाइरोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा में ये फ़र्क है कि ये हेलिकल शेप्ड का होता है, मतलब स्पाइरल शेप का होता है, ये स्पाइरल शेप का होता है। और वो जो है उसमें कोई भी प्लियोमॉर्फिक होता है, उसमें कोई शेप फिक्स नहीं होती। और उसकी इससे दो ही डिजीज होती है, एक तो होती है सिट्रस स्टबबोर्न और एक होती है कॉर्न स्टंट। सिट्रस स्टबबोर्न तो होती है स्पाइरोप्लाज्मा सिट्राइस से, सिट्रस स्टबबोर्न जो डिजीज है ये होती है स्पाइरोप्लाज्मा सिट्राइस से। यह क्वेश्चन एक बार प्री पीजी में पूछा गया है कि जो सिट्रस स्टबबोर्न डिजीज है वो किससे होती है? ये होती है स्पाइरोप्लाज्मा से, और जो कॉर्न स्टंट है वो होती है स्पाइरोप्लाज्मा कुंकेली से। अब आगे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होती क्या है? हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स या फिर हाइपर सेंसिटिव की बात करें अपने, तो प्लांट्स में अपने देखा होगा कि कोई भी पैथोजन अटैक करता है लीफ पे, तो पैथोजन ने जैसे यहाँ पे अटैक किया तो इसके जो आसपास की जो सेल है वो अपने आप डेड हो जाती है, मतलब इमीडिएट डेथ ऑफ सेल सराउंडिंग द इन्फेक्शन जोन। ये मतलब इन्फेक्शन जोन है यहाँ पे, और इसके आसपास की जो सेल है ऑटोमेटिक पहले ही डेड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स।
ये इसलिए डेड होती है, एक रेजिस्टेंस का ही काम करती है कि जो पैथोजन है वो यहाँ तक ही सीमित रह जाए, पत्ती में आगे इन्फेक्शन ना करे। सबसे पहले जो नोटिस की गई थी वो तो HM वार्ड के द्वारा, और जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जो टर्म है वो दी थी स्टेकमैन ने।